हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए क्लासेस। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट, और स्पेशली सीडीपी की हम यहाँ पर बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास से आपको ये समझ में आएगा कि यूपी टेट में प्रीवियस ईयरली किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हर एक क्वेश्चन का हम हमेशा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हुए चलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से सीटेट की हमने प्रिपरेशन करी थी, सेम हम यूपी टेट की भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, ताकि उन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए जो हिंदी या इंग्लिश मीडियम से है, क्योंकि आप में से फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप इंग्लिश में ही लाए हो, हिंदी में नहीं लाए हो। तो यहाँ पर हम बाइलिंगुअल चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, वो क्या कहलाती है? द पीरियड ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग विच नो प्रोग्रेस अकर्स इन द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। बताइए, ऐसी कौन सी अवधि है जो कि आपने की सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं लाती? मतलब आपने पहले जो सीखा है, वो बाद के सीखे हुए सीखने में कोई आपको हेल्प ही नहीं कर रहा। मतलब आपने जो चीज़ सीखी है ना, वो एकदम यूज़लेस है। तो वो क्या कहलाएगा? सीखने का वक्र यानी कि लर्निंग कर्व। दूसरा कह रहा है सीखने का पठार कहलाएगा, यानी कि लर्निंग प्लेटू कहलाएगा। तीसरा स्मृति यानी कि मेमोरी, या फिर अवधान यानी कि अटेंशन। तो देखिए, सीखने की ऐसी अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में आप कोई उन्नति नहीं करते हैं, तो वो कहलाता है सीखने का पठार, यानी कि लर्निंग प्लेटू। जहां पर क्या होता है ना, आप एकदम स्टक हो जाते हैं, आप अटक जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता। अब देखिए, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको जो टीचर जिस टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हो, आपको समझ ना आ रहा हो, तो आपकी लर्निंग वहाँ पर रुक जाएगी। मतलब आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी। ठीक है? जैसे सपोज़ करिए आप पियाजे का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा आपको समझ आया, उसके बाद आपको समझ में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि टीचर का पढ़ाया हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है? तो यही कहलाता है हमारा सीखने का पठार। पठार का मतलब आप यूँ समझिए, एकदम आसान लैंग्वेज में रुकावट। पठार का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया में रुकावट आना, एक बैरियर बन जाना। इसी को हम आप कहेंगे एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में लर्निंग प्लेटू के नाम से जानते हैं। ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो सीटेट और यूपीटेट में ना थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, एकदम मेमोरी बेस्ड होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। लेकिन सीटेट में क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं। इसीलिए आपको यूपीटेट अगर देना है, तो यूपीटेट की ही स्पेशली क्लासेस आपको अटेंड करनी चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोगों का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? द थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रपोनेंटेड बाय। ये किसने दी थी? बताइए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या ये हल ने दिया था, क्या ये थॉर्नडाइक ने दिया था, या ये हेगार्टी ने दिया था, या ये स्किनर ने दिया था? तो आप कहेंगे ये दिया था बीएफ स्किनर ने। ठीक है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है बीएफ स्किनर। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप पीवाईक्यू करवा रहे हो, लेकिन थियरी कब करवाओगे? तो थियरी की क्लासेस भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्लीट थियरी मैं आपको करवाऊंगी, जैसे सीटेट की करवाई है। बस आज की क्लास में आप ये देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है? यानी कि तीन एक जैसे हैं, लेकिन एक एक से अलग है, तो वो कौन सा है? पहला है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग फॉर लर्निंग थियरी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है समान अवयवों का सिद्धांत, यानी कि थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, यानी कि ड्राइव रिडक्शन थियरी। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, यानी कि थियरी ऑफ जनरलाइजेशन। तो बताइए कौन जो है अन्य से भिन्न है? तीन सिमिलर है, एक डिफरेंट है। डिफरेंट कौन सा होगा? तो आप कहेंगे डिफरेंट होगा ड्राइव रिडक्शन थियरी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर एकदम अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किस चीज का मापन करता है? जो हम मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर एक परीक्षण आता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो ये किसके अंदर आता है, किस चीज का परीक्षण करता है, आपसे ये पूछा है। पहला है व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, यानी कि पर्सनैलिटी का।
या फिर पढ़ने की दक्षता का यानी कि रीडिंग एबिलिटी का, या फिर बुद्धि का परीक्ष मापन करता है यानी कि इंटेलिजेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है फ्रेंड्स, वो मापन करता है आपकी बुद्धि का। याद रखिएगा, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो बुद्धि है, इसका मापन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? यूपी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन बनता है एकदम डायरेक्ट, आपको डेफिनेशन देगा, बोलेगा ये किसने दिया है, आप बताओ। तो यहाँ पर रटने वाली चीजें आती हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो बताइए ये किसने दिया होगा? गैसल ने दिया है, या हरलॉक ने दिया है, या मेरेडिथ ने दिया है, या डगलस और हॉलैंड ने दिया है? तो ये दिया है फ्रेंड्स आपका किसने? हरलॉक ने। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज अपीयर। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है हरलॉक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत मतलब जो हमारी बुद्धि है वो दो कारकों से मिलकर बनी है। वो दो कारक कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए। वो दो कारक हैं जनरल और स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य। ठीक, जनरल मतलब हो गया सामान्य कारक, स्पेसिफिक मतलब हो गया विशिष्ट कारक। तो इनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी बुद्धि इन दो कारकों से मिलकर बनी है। इसी को हम कहते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, यानी कि टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये थियरी किसने दी थी? तो ये थियरी थॉर्नडाइक ने दी थी? नहीं। ना ये वर्नन ने दी थी, ना स्टर्न ने, ये दी थी फ्रेंड्स स्पीयरमैन ने। याद रखिएगा, ये थियरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना, द टेंडेंसी ऑफ rebellious feeling is related to which stage? कौन से स्टेज में आती है ये प्रवृत्ति, ये कैरेक्टरिस्टिक? तो ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, पहला है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, दूसरा है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, तीसरा है प्री एडोलेसेंस यानी कि पूर्व किशोरावस्था, एंड चौथा है मिडिल एडोलेसेंस यानी कि मध्य किशोरावस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्री एडोलेसेंस। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था। विद्रोह की भावना इसी अवस्था में पैदा होती है। ठीक है, और जो आपकी किशोरावस्था होती है उसको तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तूफान एंड तनाव, इंग्लिश में आप इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज किशोरावस्था को किसने कहा है? तो आप कहेंगे स्टेनली हॉल ने कहा है। नाम याद रखिएगा, स्टेनली हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था क्या है? तूफान और तनाव की अवस्था है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंजेस कौन सी स्टेज में होते हैं? तो आप कहेंगे अडोलेसेंस की स्टेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ याद रखिएगा, क्योंकि ये सब आपसे पूछा हुआ चीजें हैं। क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? अब इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। देखिए, जीन पियाजे इज मेनली नोन फॉर द स्टडी ऑफ। अगर आपको पियाजे की थियरी का नाम याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। इनकी थियरी का नाम क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, सीधा टिक कर दीजिए, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभी डिटेल में जब हम क्लासेस करेंगे तो वहां पर मैं आपको करवाऊंगी इस थियरी में इन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं। थोड़ा बहुत चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने ना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास मतलब आपके दिमाग का विकास। संज्ञान का मतलब होता है दिमाग, याद रखिएगा। जहां भी आपको कॉग्निशन वर्ड मिल जाए, आप तुरंत समझ जाइएगा कि कॉग्निशन मतलब आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, आपके दिमाग से कनेक्टेड। ठीक है, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में चार जो है स्टेजेस बताई थी। ठीक, बच्चे के दिमाग की चार अवस्थाएं इन्होंने बताई। वो चार अवस्थाएं मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करवाऊंगी। एसपीसीएफ वो चार अवस्थाएं हैं, इतना सा याद रखना है। पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, डिटेल में इनके बारे में हम बाद में बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्बर्ट बेंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है?
बहुत ईज़ी क्वेश्चन है ये भी। अगर आपको पता है अल्बर्ट बेंड्यूरा की थियरी का नाम, तो आप सीधा टिक कर जाएँगे। अब देखिए अल्बर्ट बेंड्यूरा इज़ एसोसिएटेड विद व्हिच थियरी? पहला है सोशल लर्निंग, दूसरा है बिहेवियरल, फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी पियाजे ने दी है, तो ये तो आप ऐसे ही कट कर देंगे, ठीक है? साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी यानी कि विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, बिहेवियरल थियरी दी है क्या? व्यवहारात्मक सिद्धांत नहीं दिया। इन्होंने जो थियरी दी है वो है सोशल लर्निंग थियरी, याद रखिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बेंडूरा ने, ठीक है? चलिए, इसको हम शॉर्ट में एसएलटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएलटी का मतलब आप समझे होंगे ना, सोशल लर्निंग थियरी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसएलटी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अल्बर्ट बेंडूरा कहते हैं कि जो सोसाइटी है, एस मतलब है सोसाइटी। अल्बर्ट बेंडूरा कहते हैं कि सोसाइटी का बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सोसाइटी में वो जैसी चीज़ें देखेगा, वैसी चीज़ें वो सीख लेगा, ऐसा कहना है इनका। इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम सोशल लर्निंग थ्योरी रखा गया कि बच्चा समाज से सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग, कंटिन्यूइंग एंड रेगुलेटिंग एन एक्टिविटी इज कॉल्ड। पहला है मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, दूसरा कह रहा है सेंसेशन यानी कि संवेदना, तीसरा है लर्निंग यानी कि सीखना एंड फोर्थ ऑप्शन है परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट करके आंसर भी बताने की कोशिश जरूर करिएगा। तो इसका आंसर होता है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, ठीक है? अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, आप प्रेरित हैं किसी काम को करने के लिए, तो आप उस काम को स्टार्ट भी करेंगे, कंटिन्यू भी रखेंगे और अपना गोल भी अचीव करेंगे। जैसे अभी आप सीटेट की सॉरी, आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, है ना? तो अगर आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे यानी कि आप प्रेरित होंगे, तो आप क्या करेंगे? अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे आप। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया और लास्ट तक जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, आप यूपी टेट क्रैक नहीं कर जाते, आप तब तक पढ़ाई करेंगे। तो इस सब के लिए आपको क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, ठीक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। यानी कि फेलियर टू रिटेन और रिकॉल लर्न्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, मेमोरी यानी कि स्मृति, थर्ड कह रहा है फॉरगेटिंग यानी कि विस्मृति एंड चौथा कह रहा है अटेंशन यानी कि ध्यान। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग बताइए? तो इसका आंसर होगा आपका फॉरगेटिंग, ठीक है? जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता होती है, जो फेलियर होता है, वो होती है विस्मृति। ठीक, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? पहला है फ्रेंच ब्रेंटानो, सेकंड ऑप्शन है मैक्स वर्थीमर, थर्ड ऑप्शन है एडगर रूबिन एंड फोर्थ ऑप्शन है कर्ट लेविन। तो ये किसने रखा था? ये रखा था आपका मैक्स वर्थीमर ने, ठीक है? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स पूर्णाकार, ठीक है? गेस्टाल्ट मतलब क्या होता है? पूर्णाकार, यानी कि होल रूप में किसी चीज को देखना। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो होता है, अपने फिंगर चलाने से पहले अपने हाथ चलाना वो सीख जाता है। आप अगर उसके हाथ में अपनी फिंगर दोगे, तो वो क्या करेगा? मुट्ठी बंद कर लेता है। यानी कि सबसे पहले वो हाथों के एक्शन करना स्टार्ट करता है। बाद में धीरे-धीरे फिंगर्स पर उसका कंट्रोल आता है और फिर वो पेन वगैरह पकड़ना शुरू करेगा। ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस इज कॉल्ड। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप लर्निंग कहेंगे यानी कि अधिगम कहेंगे, या इसे आप मोटिवेशन कहेंगे यानी कि अभिप्रेरणा कहेंगे, या इसे आप एटीट्यूड अभिवृत्ति कहेंगे, या फिर इसे आप एप्टीट्यूड अभिक्षमता कहेंगे? क्या कहेंगे आप? इसको आप कहेंगे अधिगम,
ठीक है? यानी कि इसको आप कहेंगे लर्निंग। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन। देखिए लर्निंग क्या होती है, हम यही तो पढ़ते हैं कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उससे हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आना चाहिए, है ना? वही तो लर्निंग होता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बस थोड़ा-सा आपका ये घुमाकर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? सिंपल है, कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम याद कर लो, आंसर इज़िली कर लोगे। कोहलबर्ग्स थ्योरी इज़ रिलेटेड टू व्हिच डेवलपमेंट? पहला है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास, दूसरा कह रहा है सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, थर्ड कह रहा है मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास एंड फोर्थ कह रहा है फिजिकल डेवलपमेंट एंड यानी कि शारीरिक विकास। कमेंट करके जरूर बताएं आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कोहलबर्ग ने जो थियरी दी थी उसका नाम क्या था, मोरल डेवलपमेंट थियरी। ये थर्ड ऑप्शन में लिखा है ना मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। ये नैतिकता पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना समाज में ये काम करना अच्छा है और ये काम करना बुरा होता है। तो अच्छा और बुरा किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, ये बताते हैं कोहलबर्ग साहब। अब इनकी जो थियरी है ना, उसमें एक हाइंज की जो थियरी है, ये बहुत फेमस है। हाइंज डिलेमा, हाइंज डिलेमा के ऊपर इन्होंने बात करी थी, यानी कि हाइंज की दुविधा। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, इनका फेमस एग्जाम्पल हाइंज डिलेमा पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, मोटिवेशन इज क्लासिफाइड इनटू। पहला है स्वाभाविक और कृत्रिम यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल, दूसरा कह रहा है कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण यानी कि लेस इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट, फिर कह रहा है जन्मजात और अर्जित यानी कि इनेट और एक्वायर्ड, एंड फोर्थ कह रहा है अभिप्रेरणा और प्रलोभन यानी कि मोटिवेशन एंड इंसेंटिव। तो बताइए अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो जो अभिप्रेरणा होती है फ्रेंड्स, या तो जन्मजात या फिर अर्जित, याद रखिएगा इनेट एंड एक्वायर्ड, इन दो कैटेगरीज में आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सीखने के नियम दिए हैं, सीखने के जो नियम है, लॉ ऑफ लर्निंग, बहुत इजी क्वेश्चन है। लर्निंग के लॉ किसने दिए हैं बताइए, पावलव ने दिए हैं, स्किनर ने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? तो आप सीधा कहेंगे जो लर्निंग सॉरी लॉज ऑफ लर्निंग है, वो दिए हुए हैं किसने, थॉर्नडाइक ने, है ना? सीखने के कितने नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं, सॉरी सीखने के 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम, यानी कि प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। फिर इनको भी इन्होंने कैटेगराइज किया है, मुख्य नियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना? तो ये सब किसने दिया है, ये दिया है थॉर्नडाइक साहब ने। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों जो है तैयार की गई, इसका मुख्य बिंदु क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाम ही है चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चाइल्ड ही होगा ना, बालक ही होगा। बाद में आएंगे शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय, ये सब इसके पार्ट होते हैं लेकिन वो बाद में आएंगे। मेन फोकस होता है एक बच्चा यानी कि चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी, यानी कि जब बच्चा इन्फेंसी की स्टेज में है तो उस स्टेज में सबसे अच्छी टीचिंग मेथड कौन सी होगी आपके अकॉर्डिंग? मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये तीनों ही जो है छोटे बच्चों पर आधारित विधियां हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे ये सारी जो मेथड्स हैं ये शैशवावस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी में खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है और ये छोटे बच्चों के लिए ही बनाई गई है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको कौन कौन प्रभावित करेंगे बताइए? फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल करेगा, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता, बिल्कुल अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। फिर है फटीग यानी कि थकान, आपको बहुत ज़्यादा थकान है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, सीधी-सी बात है। तो ये सारे क्या हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, व्हिच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। पहला है आध्यात्मिक मूल्य, ये तो भई है, नैतिक मूल्य भी है, सांस्कृतिक मूल्य भी है, लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ना,
येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, ये जो है आपका मूल्यों के वर्गीकरण के अंदर नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थियरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? इनमें से लैंग्वेज डेवलपमेंट की थियरी कौन सी नहीं है? पहला कह रहा है अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि कंडीशनिंग थियरी, ये तो है। अनुकरण का सिद्धांत यानी कि इमिटेशन थियरी, ये भी है। परिपक्वता का सिद्धांत यानी कि मैच्योरेशन थियरी, ये भी है। लेकिन ये जो तीसरी थियरी आप देख रहे हैं ना, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, तो ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। जैसे आपने किसी एक सिचुएशन में नॉलेज ले ली, अगर वो नॉलेज किसी दूसरी सिचुएशन में आपको हेल्प कर रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, याद रखिएगा। यानी कि लर्निंग को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह में वो लर्निंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं। सीखने में स्थानांतरण यही होता है, ठीक है? बाकी सीखने की विधियाँ नहीं होता, सीखने में रुचि नहीं। सीखने में पठार क्या है? पहला क्वेश्चन हमने देखा था, मैंने आपको बताया था प्लेटू, जहाँ पर आप चीज़ें सीख नहीं पाते, आप अटक जाते हैं, आपके दिमाग में नहीं बैठती चीज़ें, वो होता है सीखने का, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। मोस्ट ऑफन इन्फेंट्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन, किस चीज पर? मूल प्रवृत्ति पर यानी कि इंस्टिंक्ट्स पर, नैतिकता यानी कि मोरालिटी पर, या फिर वास्तविकता यानी कि रियलिटी पर, या फिर ध्यान अटेंशन पर? किस चीज पर एक छोटे बच्चे का अधिकांश व्यवहार बेस्ड होता है? बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा उसकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं यानी कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, इस चीज पर सबसे पहले उसका मोस्टली जो बिहेवियर है वो बेस्ड हो। जैसी मूल प्रवृत्ति उसकी होगी वो उस तरीके के एक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम शॉर्ट में टीएटी के नाम से जानते हैं, इसका विकास किसने किया था? टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक, यहाँ पर है अपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। टीएटी वाज डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप किया था? तो आप कहेंगे ये डेवलप किया था मरे ने, ठीक। सभी बुक्स में अलग अलग नाम होते हैं, किसी में मोरे लिखा होता है, किसी में मरे लिखा होता है, तो आपको याद रखना है टीएटी जो आपका परीक्षण है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, वो मरे ने दिया था, ठीक है। बाकी साइमन, होल्ड्समैन, बेलक इन्होंने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय, किसने दिया था? ऑप्शन है आपके सामने, टॉलमैन ने दिया था? नहीं दिया भाई। कोहलर ने दिया था क्या? नहीं। थॉर्नडाइक ने दिया था? नहीं। इन्होंने तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, है ना। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, आपको सब याद आ रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेकंड ही तो बचा है, बेंडूरा। बस सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, इन विच स्टेजेस मोरालिटी डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स? तो आपके सामने है, क्या है ऑप्शन है, ठीक है, अवस्थाओं के नाम दिए हैं। पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा दिया है पारंपरिक अवस्था यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा दिया है पश्चात पारंपरिक अवस्था यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। बताइए किस अवस्था में नैतिकता बाहर के कारकों द्वारा निर्धारित होती है, ये पूछा हुआ है। तो ये होती है फ्रेंड्स आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। याद रखिएगा, इन्होंने अपनी थियरी में, थियरी का नाम अभी एक क्वेश्चन में पूछा था, अब याद हो गया होगा, क्या है कोहलबर्ग की थियरी का नाम? नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट थियरी। तो अपनी इस थियरी में इन्होंने ना तीन तो स्टेजेस बताई हैं। ये स्टेजेस आपने देख ही लिया, सबसे पहला क्या है? प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, तीसरा है आपका पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। ये तीन स्टेजेस हैं और इन सभी के ना दो दो लेवल इन्होंने बताए थे। किस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी थियरी में कितनी स्टेज बताई, तो आप कहेंगे स्टेज बताई है इन्होंने टोटल 3, और अगर टोटल लेवल कितने बताए हैं पूछता है, तो आप कहेंगे टोटल 6 लेवल बताए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये लेवल है, तो ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले।
व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ वो बना सकता हूँ। ऐसा एक व्यवहारवादी कहते हैं कि एक छोटे बच्चे को मुझे दे दो, जो नवजात शिशु है उसे मुझे दे दो, मेरी मर्ज़ी है, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। डॉक्टर भी बना सकता हूँ, वकील भी बना सकता हूँ और चाहे तो चोर भी बना सकता हूँ। ये पूछ बोला है। तो ये कौन से व्यवहारवादी ने कहा है, यानी कि कौन से बिहेवियरिस्ट ने कहा है? नाम आपसे पूछा हुआ है। क्या ये फ्रीमैन ने कहा? नहीं। क्या ये न्यूमैन ने कहा? नहीं। क्या ये होल्ज़िंगर ने कहा? नहीं। ये कहा है वाटसन ने। याद रखिएगा, वाटसन कहते हैं आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं जैसा चाहे उस शिशु को मैं बना सकता हूँ। वकील, डॉक्टर, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है? तो ये कहना है वाटसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, वो क्या कहलाता है? A scale that has all the properties of an interval scale along with an absolute zero is called nominal scale, ordinal scale, interval scale या ratio scale। यानी कि नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। तो ये क्या होगी? ये होगी आपकी अनुपात मापनी, जिसको आप कहेंगे रेशियो स्केल। ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? क्या कहा है? यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। बताइए, किस अवस्था को इन्होंने ऐसा कहा है? कौन सी स्टेज है वो? चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, एडोलेसेंस है या अडल्टहुड है? यानी कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था होगी आपके अकॉर्डिंग? बताइए, कौन सी अवस्था होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड की स्टेज। ठीक है? बाल्यावस्था। पूल और जो ब्रूस है, इन्होंने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है चाइल्डहुड को, यानी कि बाल्यावस्था को। ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने कितना स्कोर किया? सबसे पहली बात, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिएगा कि आपने 30 में से कितना स्कोर गेन करा, ताकि आप खुद को एनालाइज़ कर पाएँ कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ तक चली है। वैसे तो हम प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लगेगा इस पेपर से आज के, कि प्रीवियस ईयरली कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे। ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन गाइडेंस के साथ-साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम से ज़रूर जॉइन होइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हम क्विज वगैरह करते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी होंगी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।